हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, ये मेरे पास फ्री सैम्पल पेपर की कुछ बुक थी, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, तो जो भी इंपॉर्टेंट है एक बार ब्रीफली उन्हें कंसाइजली हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लोहानाम मारणम श्रेष्ठम सर्वस्वम रस भस्मानम, मतलब क्या है इसका श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने को अगर आपके में आता है तो जो सुवर्ण मारण से पहले जो रस रत्नाकर समुच्चय में धातु मारण का सामान्य सिद्धांत बताया हुआ है, उसके अंदर क्या बोला है कि जो अश्वत्थ लोह का मारण है उसको हम क्या बोलते हैं, पारद भस्म से करना उत्तम माना गया है। कि जितने भी हमारे लोह के प्रकार सब कुछ बताया गया, अगर उनका मारण करना है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, पारद भस्म, वो बेस्ट बताई गई है। और वनस्पतियों से रस से जो वनस्पतियों का रस होता है उसे मारण करना मध्यम पक्ष बताया गया है। और गंधक आदि से मारण करना क्या बताया गया, कनिष्ठ, मतलब सबसे हीन बताया गया है। तो प्रथम धातु मारण में कम पुट देने को बोला गया है। वनस्पतियों के अंदर क्या होता है, स्वरस से घोटकर जो पुट है वो मध्यम दिए जाते हैं इसलिए। और वनस्पतियों के जो क्षार का धातु से संपर्क होता है तो उससे इसी वजह से उसको मध्यम कैटेगरी में रखा गया। और क्षार आदि से जो बनाई गई भस्म होती है वो दुर्गंध युक्त होती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया इसके लेने में से क्या हो जाता है, अरुचि हो जाती है, शीघ्र लाभ करने होती है, इसलिए अन्य औषधियों के योगों की अपेक्षा चिकित्सक क्या करते हैं, रस औषधियों को एक स्पेशल महत्व देते हैं। और रस औषधियों का जो वीर्य काल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए होते हैं और शीघ्र वीर्यहीन वो नहीं होती, उनकी पोटेंसी लंबे टाइम तक चलती है। तो जो चूर्ण वटी क्वाथ आदि जितनी भी चीजें हैं इनके कारण शीघ्र वीर्य इनका क्या हो रहा है, हीन हो जाता है, लेकिन जो रस है उनका वीर्य क्या होता है, लंबे टाइम तक चलता है। तो कटुतिक कषाय रस प्रदान होने से रोगी को लेने से सभी असुविधा होती है, तो अतः रसों का एक क्या बताया गया, सर्व और रस औषध जो चिकित्सा उसको विशेष महत्व बताया गया है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है, धन्वंतरी भाग किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने को आ सकता है। तो रस तरंगिणी में जो धन्वंतरी भाग है उसका वर्णन करते हुए क्या बोला गया, जो औषध बनवाने के लिए औषध में से जो भाग वैद्य को परिश्रम के रूप में, लाइक जो वैद्य ने काम करा है, जो चिकित्सा करी है उसके रूप में, या उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए धन्वंतरी के नाम पर दिया जाता है, उसे हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। और ये भिन्न भिन्न औषध का पृथक पृथक भाग हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप की मेडिसिन है। तो बनाए हुए रसों में से आधा भाग अगर वैद्य के लिए घी और तेल है उसका आधा भाग, रस तथा धातुओं की अगर भस्म है उसका 1/4 भाग हम वैद्य को देंगे, च्यवनप्राश आदि अवयवों का 1/8 पार्ट, आसव और अरिष्टों का 1/4, इस तरीके से जो भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, धन्वंतरी भाग। फिर अलग अलग परिभाषा प्रकरण के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे शोधन किसे बोलते हैं, द्रुति लक्षण किसे बोलते हैं, शीर्त्रय में क्या क्या आते हैं, क्षार अष्टक में क्या आते हैं, अमृतीकरण, भूधर यंत्र, लवण पंचक, पंच अमृत, द्रावक गण, जारण, जारना, भारत के अष्ट संस्कार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो शोधन के प्रकार में क्या बताया गया, रस शास्त्र में द्रव्य का शोधन का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है कि जो हम लोग द्रव्य उत्पन्न होते हैं वो खनिज, कृत्रिम, वानस्पतिक इस तरीके से हमें मिलते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, अशुद्धियां प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उन्हें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, जिसको हम शोधन बोल रहे हैं। और इन दोषों को दूर करने के लिए अलग अलग शोधन के प्रकार बताएं, जैसे स्वेदन, मर्दन, प्रक्षालन, ढालन, अवाप, निर्वाप, भावना, भर्जन आदि शोधन की प्रक्रिया की जाती है। और यह दो प्रकार का बताया, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। अगर द्रव्य के अनुसार किया जाता है तो जैसे पारद के विभिन्न दोषों का निवारण करने के लिए मर्दन, मूर्छन आदि संस्कार जो शोधन होते हैं वो विशेष शोधन में आते हैं। इसी प्रकार गुगलू त्रिफला में जो शोधन होता है दैट इज विशेष शोधन। उसके बाद आते हैं द्रुति के लक्षण, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट। द्रुति लक्षण का क्या मतलब होता है, जब लोह आदि धातु जब काष्ठ औषधियों के संयोग से बहुत ज्यादा तीव्र ताप वाली जो चीज है उसको हमने गर्म करा, उसको हमने तीव्र ताप दिया, उसके द्वारा अब इनको हमने क्या करा, गलाया, मतलब पिघलाया, तो वह द्रव रूप में जब आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी द्रव अवस्था को जो मूल धातु है उसकी क्या बोलेंगे, द्रुति। जैसे कोई भी लोहा आपने लिया, बहुत सारी काष्ठ औषधियां ली, उनके संयोग से गर्म करके उसमें पिघला रहे हैं, तो जो मूल धातु का लिक्विफाइड फॉर्म आया है दैट इज सेड टू बी एज द्रुति। और ये 5 लक्षणों वाली होती है, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है द्रुति लक्षण में 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो जिस पात्र में हो उसमें वो चिपके ना, जहां वो गिरा है, तरल रूप लाइक लिक्विड के स्टेट में मिले, चमकीला होना चाहिए और मूल धातु से लाइटर होना चाहिए और पारद से पृथक होना चाहिए। फिर आते हैं शीर्त्रय, किस किस के शीर, 3 टाइप के, अर्क, वट और स्नूही, इन तीनों का शीर्त्रय कहते हैं। ठीक है, एक साथ रखने पे। क्षार अष्टक की अगर हम बात करें तो स्नूही, पलाश, अपामार्ग, इमली, अर्क, तिलनाल, सज्जी क्षार एवं यवक्षार।
एक क्वेश्चन आता है अमृतीकरण और लोहितीकरण में डेफिनेशंस में। तो अमृतीकरण क्या होता है, जब धातुओं की भस्म करने पर उसमें कुछ भी दोष जो थोड़े बहुत भी दोष अगर रह जाते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अमृतीकरण। तो ताम्र अमृतीकरण से अष्ट दोष रहित हो जाता है। विशेष औषध जो होती है गंधक आदि के साथ जब हम पीस कर गजपुट या संपुट देते हैं तो अनेक जो धातु है वो दोष रहित हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमृतीकरण। फिर ऐसे आपको मैंने यंत्र पूरा एक्सप्लेन करे थे। तो उसमें एक आता है भूधर यंत्र। तो मूषा में औषध को लेना है, उसके अंदर क्या करना है, क्रूसिबल में औषध रखी, उसमें ढक्कन लगाया, उसमें कपड़ मिट्टी करके पूरा सील कर दिया। अब इसे क्या करने गड्ढा करना है, बालू भर देनी है उस गड्ढे में, उसके बीच में मूषा रख देनी है, चारों तरफ मिट्टी फिर से ढक देनी है और इसके ऊपर 30 उपले रख के इसे जलाना है। और इसका जो प्रयोग है वो बेसिकली गंधक का अंतर्धूम हेतु किया जाता है। फिर लवण पंचक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तरीके के लवण आपको याद होंगे, सांधा, उसके बाद सामुद्र, विड लवण, सोवरचल और काला नमक जिसे बोलते हैं नेक्स्ट। वो 5 तरीके के लवण हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट 5 तरीके के अमृत। गाय का दूध, घृत, दही, शहद और शक्कर से मिलाकर जो बनता है उसे हम पंच अमृत कहते हैं। द्रावक गण के बारे में अगर पूछे तो धातुओं के द्रावण, दैट इज लिक्विफाइड करने को, पिघलाने को, उसके हेतु में क्या क्या यूज होता है, गुंजा, गुड़, शहद, घी, सुहागा, गुगलू, 6 द्रव्य आपको ये याद रखने हैं। इनसे जो मिलाकर द्रावण किया जाता है उसी को हम द्रावक गण कहते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है जारण एवं जारना। तो पारद में जब गंधक आदि द्रव्यों का जारण किया जाए उसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जारना, जारण संस्कार। यह प्रक्रिया बालुका, कच्छप यंत्र, जारना यंत्र में की जाती है। पारद चाहे संस्कृत देख संस्कारित उसमें जितने गुण है वो हो और हिंगुल से निकाला गया हो, उसमें भी 1 से 6 गुना तक गंधक जीर्ण नहीं किया जाए तब तक उसमें रोगनाशक शक्ति उत्पन्न नहीं होती, इसलिए हमें ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो पारद में गंधक आदि द्रव्यों को हमें क्या करना है, जारण करना है कि उसमें वो एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, जीर्ण हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को जो संस्कार, दैट इज जारना संस्कार। फिर आते हैं पारद में अष्ट संस्कार जो होते हैं उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रस शास्त्र में रसायन एवं औषध रूप में प्रयोग अष्ट संस्कारों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, याद कर लेना, बिल्कुल रट लो। अगर अभी तक किसी ने पढ़ाई शुरू भी नहीं की है ना तो वो ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल जहां जहां मैं रट लो लिख रही हूँ या पूरा जितना अभी तक बताया वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना भी आप याद कर लो कि एग्जाम में आप लिख पाओ। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, जिसमें त्रिविध पातन में ऊर्ध्व, अधः और तीर्यक, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में। बोधन, नियमन और दीपन, ये सारे अष्ट संस्कार में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आता है कि व्हाट इज रस मंडप। ठीक है, तो जो शुद्ध स्वर्ण के कंटक बोधि पत्र 3 कलश 3 तोला हमने क्या लिया, शुद्ध पारद, और 9 कलश लेकर इन्हें हमें क्या करना है, नींबू के स्वरस में कांजी में घोटकर इसकी पृष्ठी बनानी है। अब इसकी जो पृष्ठी बनी है उससे हम पहले शिवलिंग बनाएंगे, फिर इसे बिजोरा नींबू में रखकर क्या करेंगे, इसका इस दोला यंत्र विधि में कांजी में दिन भर स्वेदन करने के बाद निकालकर स्वच्छ पानी में धोकर मंडप के जो मध्य बीच वाला भाग है वो बनाया जाता है, इसमें शिवलिंग की स्थापना कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, पूजन अर्चन। तो एक तरीके से रस मंडप तैयार होता है। फिर यहाँ पे आपकी बुक में ना अलग अलग डायरेक्शन के अनुसार कि क्या क्या रखना है, कहाँ पे कैसे हमें स्टोरेज हाउस कैसे बनाना है, हर चीज बता रखी है, वो आपको एक बार बुक से रेफर करना है। फिर नेक्स्ट आता है सत्व पातन, कच्छप यंत्र, पातन यंत्र, बस्ती के प्रकार, स्वेदनी यंत्र, पताल यंत्र, विद्याधर, डमरू, अधा पातन, खल्व, तोला यंत्र, तीर्यक पातन, वालुका यंत्र। क्या क्या होते हैं, सत्व पातन क्या होते हैं, जब हम किसी धातु के खनिज अथवा जैसे अभ्रक आदि को क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग, द्रावक गण कोई भी इनमें से लेकर औषधियों में जब उसको घोटकर एक सूखा हुआ गोला बना लेंगे, उसको फिर मूषा में रखकर सत्व पातन जो कोष्ठी बनाते, तेज आग में उसका दमन करने को उस मूल पदार्थ का जो पूरा सार निकलता है उसे हम सत्व कहते हैं और इस प्रोसीजर को सत्व पातन कहते हैं। पातना यंत्र क्या होते हैं, पारद को ऊर्ध्व, अधः या तीर्यक रूप से जिस यंत्र द्वारा उड़ाया जाए, सब्लाइम किया जाता है ना, सब्लिमेशन, उस प्रोसेस जिस यंत्र में करते हैं, जिस प्रोसेस को, उसको हम पातना यंत्र कहते हैं। 3 तरीके से होता है, ऊर्ध्व पातन, अधः और तीर्यक। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से बताया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो याद करना है उसमें आपको याद करना है पंचगव्य। तो 5 क्या है, दूध, दही, घृत, गौमूत्र और गोबर, ये 5 गव्य। पंच अमृतिका क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर वेरी शॉर्ट। ईंट का चूर्ण, साधारण जो घर की जो राख है, मिट्टी है वो, फिर उसके बाद हमें मिट्टी, गैरिक, उसके बाद रेह मिट्टी, इन सबको मिला के 5 अमृतिका बनाई जाती है। रस पंचक के बारे में बोले तो इसके अंदर उपयुक्त विधि से जो बनाई हुई कज्जली है उसमें जब हम द्रव पदार्थ मिलाकर उसे घोटा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंख। रस पंख की बात करें तो वो कीचड़ के समान हो
जाता है और उसी को हम रस पंख बोलते हैं। रस पिष्टि क्या होती है? जब हम 2 मास गंधक लेते हैं और 4 मास शुद्ध पारद दोनों को किसी द्रव में खरल यंत्र में जो कंटिन्यूअस ट्राइचुरेट करते हैं, उससे जो चिकना आंखों में जो काजल के समान कलर का कज्जली जैसा चीज तैयार होती है, उसको हम लोग रस पिष्टि कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे भावना किसे कहेंगे? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये सारी। तो भावना किसी धातु आदि औषध के चूर्ण में जो हम जल, क्वाथ, स्वरस आदि कोई भी द्रव पदार्थ मिलाकर उसको पीस कर सुखाते हैं, उसे भावना कहते हैं। ढालन में क्या करते हैं? कोई धातु, सोना, चांदी आदि द्रव्य को अग्नि में पहले पिघलाएंगे और फिर किसी भी क्वाथ, स्वरस, दूध आदि द्रव्यों में डालेंगे। डालने, पोरिंग को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ढालन। फिर आवाप क्या होता है? अग्नि द्वारा कोई भी हमने धातु आदि द्रव्य पिघलाया और उसको हमने किसी और द्रव्य में मिलाया, दैट इज आवाप। निर्वाप क्या होता है? अग्नि में पहले गर्म करा किसी धातु को और जल में बुझाया, दैट इज निर्वाप। शोधन अभी मैंने बता दिया, इम्प्योरिटी हटाना। मृत लोह क्या होते हैं? ये भी पूछा जाता है, इसे भी रट लो यहाँ से। तो किसी धातु की भस्म को जो हम अपनी 2 उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं, तो जो हमारी लाइन्स है, रेखाएं हैं, उसमें वो चली जाती है। तो जब हम पोंछने पर भी वो उन रेखाओं में बनी रहे तो वो मृत लोहों से समझना चाहिए, इसे रेखा पूरित भी कहा जाता है। आप पुनर्भवा क्या होते हैं? जब किसी धातु की हमने भस्म को मित्र पंचक जैसे गुड़, घुंघूची, उसके बाद चूर्ण, इसी का सुहागा, शहद और घृत इन सब में मिलाकर मूषा में रखकर अग्नि में जब उन्हें फूंक कर भस्म से जब धातु पृथक ना हो, अलग ना हो, तो उस भस्म को आप पुनर्भवा भस्म कहते हैं। निरुत्थीकरण क्या होता है? कि किसी धातु की भस्म को चांदी के टुकड़ा, ये याद रखना है, सिल्वर यूज होता है यहाँ पे, तो इसके साथ मिलाकर मूषा में रखकर धमन करने को, उस भस्म का जो थोड़ा सा अंश भी चांदी के साथ ना मिले, तो उस भस्म का क्या होना है? हमें मान लेना है वो निरुत्थ भस्म बन गई है। ठीक है, फिर वारितर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। वारितर क्या होता है? एक छोटा सा कांच का ग्लास लेकर उसमें हमें जल भर देना है। जब पानी स्थिर हो जाए तब उसमें क्या करना है? हमें अपना अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में रगड़ते हुए थोड़ी सी भस्म लेनी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उस भस्म को उस पानी में छोड़ेंगे। ऐसा करने से यदि वह भस्म उत्तम होगी तो पानी पर क्या करेगी? तैरेगी। आपको लिख कर आना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो पानी के नीचे बैठ गई तो उत्तम भस्म वो नहीं है। उत्तम भस्म को पानी पर तैरना ही क्या कहलाता है? वारी तर, तैरना तर। ठीक है, और वारिस पानी। अंगूठे की रेखाएं रगड़ने पर दिखाई दे कि रेखा पूरित हो चुकी है तो वह उत्तम भस्म मानी जाती है। मित्र पंचक आपको याद रखना है। 5 मित्रों के नाम कौन थे? घी, गुंजा, सुहागा, शहद एंड गुगलू। इनको मिलाने को एक साथ मित्र पंचक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ये 3 तरीके के यंत्र है। आपको यंत्र वाले चैप्टर में वीडियो जो 1 शॉट है उसमें मिल जाएगा। एक आपको याद रखना है, कच्छप यंत्र यहाँ से पढ़ते हैं। तो कच्छप यंत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, देखो। एक बड़ा पात्र जिसे हम नाद भी बोलते हैं, उसको लेकर इसमें जल भर देना है। फिर इस पात्र के मुख पर एक और एक ढकने के लिए चौड़ा पात्र रख दो उसके ऊपर उल्टा करके, जिसके नीचे का जो पैंदा है जल से अच्छी तरह स्पर्श करता रहे। ठीक है, इस पात्र पर खरपर के बीच में हमें क्या करना है? इसमें गंधक और पारद को एक मूषा में बंद करके रखना है। अब इस पारद युक्त मूषा को एक लोहे की कटोरी से ढककर इस पर 6 कपड़ मिट्टी बिल्कुल अच्छे से उसको कवरिंग कर देनी है। बाद में खबर के ऊपर जो कटोरी के चारों तरफ खेर और बरी के कोयले, मतलब एक तरीके से उसको पूरा कोयले से कवर कर देना। अब उसमें जो स्वेदन मर्दन संस्कार होगा उसको हम कच्छप यंत्र बोलेंगे। इसमें ये जीर्ण हो जाएगा पारद गंधक के साथ, और इसमें पारद के जो विड़ है उसका जारण किया जाता है। इस पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, गर्भ द्रुति के जितने भी सभी सत्व का भी जारण इस यंत्र के द्वारा किया जाता है। विद्याधर यंत्र की बात करें तो 2 समान मुख वाली हांडी लेनी है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसी यंत्र को विद्याधर यंत्र बोलेंगे। ऊर्ध्वपातन एवं विद्याधर दोनों एक से ही है, क्योंकि विद्याधर में भी पारद का ऊर्ध्वपातन सब्लाइम किया जाता है इसे, और इसमें भी किया जाता है। तो पारव एवं धातुओं के जारण अर्थ के प्रयोग में यूज होता है। ये सारे यंत्र ये आप कवर कर लेना बुक से डायग्राम्स के थ्रू। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर मूषा के बारे में शॉर्ट एवं लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट है। तो मूषा की अलग अलग क्रूसिबल्स होती हैं, तो अलग अलग चीजें बताएंगे। वज्र मूषा, पक्व मूषा, गौस्थिनी मूषा, वृंताक मूषा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कितने ही टाइप्स की इसे याद करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से इसे भी रट लो। क्या करना है? वज्र मूषक 3 भाग चिकनी मिट्टी, कैचुए की मिट्टी 1 भाग, उसके क्षण 1 भाग, घोड़े की लीद बताई गई है 1 भाग, तुषों की राख बताई है 1 भाग, और लोहा किट आधा भाग मिलाकर कूटकर जो बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वज्र मूषा। नेक्स्ट आता है पक्व मूषा। हांडी के आकार की बनाई गई मूषा को पक्व मूषा कहते हैं, क्योंकि इससे पहले ही अग्नि में पकाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पक्व मूषा। यह मूषा पारद आदि द्रव्यों की पोटली को द्रव्यों के साथ
या स्वेदन करने के काम आती है। गौस्तनी इसके आकार की वजह से बोलते हैं क्योंकि गौ के स्तन के आकार की मूषा गौस्तनी मूषा कहलाती है। इसके मुख पर ढकने के लिए बनाया जाता है एक ढक्कन, नीचे चौड़ा एवं ऊपर की तरफ जो होता है पतला। एक तरीके से कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसे, ठीक है। उसके ऊपर ढक्कन होता है, तो इस जिससे मूषा में डालने के लिए आसानी होती है, और कहीं कहीं अंध मूषा भी इसे कहते हैं। इसमें सत्वों का द्रावण किया जाता है। तो बेसिकली जो यंत्र वाला चैप्टर है ना, बस इसकी ना अलग अलग डायग्राम्स जितने भी बने हुए वो याद कर लो, उसी को एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो जाता है, फिर ये चैप्टर कवर करना। वृंताक मूषक है, वृंत हम लोग बैंगन को बोलते हैं, उसकी तरह लंबी गोल जो मूषा बनाई जाती है उसे हम वृंताक मूषा कहते हैं। इसको जो इसमें ढकने के लिए धतूरे के पुष्प की तरह सछिद्र नाली का ढक्कन बनाया जाता है, और बनाने की विधि पूर्वक बताई गई है। ढक्कन एवं मूषा का संधि बंधन कर देते हैं। इसमें खरपर आदि द्रव्यों का चूर्ण भस्म करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है मदन मुद्रा और हठ मुद्रा क्या होती है। मदन मुद्रा में क्या होता है, गोलर का दूध एक पल, वट का दूध पलाश लाख एक पल, ठीक है। उसके बाद आपको चुंबक लोह का चूरा 7 पल, अलसी तेल लेकर इन सबको मिलाकर कूट लेना है। ये मोम जैसा जो पदार्थ बनता है संधि बंधन के प्रयोग में आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मदन मुद्रा। हठ मुद्रा क्या होती है, चुंबक का जो लोहा है उसका चूर्ण सुअर के रक्त में जब मिला देते हैं अच्छी तरीके से, तो जो पदार्थ बनता है उसको हम हठ मुद्रा कहते हैं। प्रायः भस्म बनाने में खड़िया मिट्टी के में कपड़ा भिगोकर बंधन तैयार किया जाता है, और ये उत्तम स्वरूप मुद्रा बताई गई है। यहाँ पे जो याद रखना है कोष्ठी, कोष्ठी से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों। तो कोष्ठी में अलग अलग आती है, जिसके अंदर चुल्लिका, अंगार कोष्ठी, महाकोष्ठी, ये सब आपको बतानी है। चुल्लिका का अलग नाम जो है इसको हम अंगार धानिका, हस्तनिका, अंगार शक्ति भी कहते हैं। प्राय जो चूल्हा होता है उसी को हम, जो पहले के टाइम का, उसे हम चुल्लिका कहते हैं। ये चूल्हा मिट्टी ईंट इनसे बनाया जाता है। आजकल यहाँ पे कैरोसिन वगैरह के स्टोव्स आ चुके हैं, बिजली के हीटर भी आ गए, गैस के चूल्हे भी घरों में मिलते थे, और कुछ लकड़ी या पत्थर के कोयलों को चूल्हा होता है, ठीक है, उनसे जलाया जाता है ना, लकड़ी और कोयलों से, उपलों से, तो वही यहाँ पे चुल्लिका के नाम से है। अलग अलग बताइए, अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, महापुट। अगर अंगार कोष्ठी की बात करें फॉर शॉर्ट आंसर, तो होता क्या है, किसी समतल भूमि मतलब इक्वल भूमि पे हमें गज ऊंची, आधा गज चौड़ी, बीच में खाली वाली जगह लेंगे, वहां पर एक भट्टी बनाएंगे, बीच का भाग उसका चौकोर रखेंगे, भीतर के कोने 1 हाथ गहरा और चौड़ाई में 1 हाथ चौड़ाई होनी चाहिए। इनकी दीवारों को गोबर की मिट्टी से लिपाई करेंगे, फिर इसके तल भाग में 4 अंगुल गोल छेद बनाएंगे, फिर इसमें एक लोहे की गोल नली लगाएंगे, और नली के बाहर का जो भाग है धोकनी के मुख से जुड़ा होगा। भट्टी में कोयले डालकर जो मूषा द्रव्य भरकर हम रखते हैं, उसको हम अग्नि से, जब पूरा अग्नि उसके अंदर तप्त करेंगे, तो द्रव्य, वहां का जो द्रव्य का ढालन होगा, सत्वपातन किया जाता है, उसमें अंगार कोष्ठी से कहेंगे। पताल कोष्ठी जमीन पर एक गड्ढा बनाएंगे, और बालियस तो लंबा एवं गोल हो, और इस गड्ढे के बीच में एक छेद बनाएंगे जिसका मुख बाहर की तरफ तिरछा होगा। इस तिरछे मुख वाले नीचे की तरफ जो मुख होगा, एक तिरछी नली लगा देंगे, वहां से इस नली का मुख धोखनी से जोड़ देंगे, जहां से हम आग बेसिकली ब्लो करते हैं, फूकते हैं। इसमें कोयले भर के उसके अंदर मूषा रखेंगे, और तेज आग पर इसका भी द्रव्यों का सत्वपातन करने के लिए पताल कोष्ठी यूज होता है। गजपुट आपको संपुट मैंने पढ़ाया था पहले भी। एक हमें आधा व्यायाम हाथ का गहरा गड्ढा करना है, 2 हाथ चौड़ा गोल बनाकर, उसे हम महापुट कहेंगे। इसमें आधा भाग तक उपले भरेंगे, जिसमें हमें पुट देना है, जिस पात्र में उसको संपुट को हम रखेंगे, ऊपर के शेष भाग में फिर से उपले भरेंगे, और ये क्या होता है, स्वयं शीतल होने पर इसको निकालते हैं। दोनों हाथ को फैलाने पर होने वाली लंबाई व्यायाम कहलाती है, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है लॉन्ग के लिए, दैट इज पुट। पुट का मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको देखना हो वहां से भी देख सकते हो। तो गजपुट क्या होता है, 1 गज या 1.25 हाथ गहरा चौड़ा गड्ढा, आधे भाग तक उपले भरकर, उसके अंदर जो शेष भाग भर गया उसमें उपले, फिर पहले उसमें सामान जो क्रूसिबल है वो रखेंगे, फिर से उपलों से कवर करेंगे, तो इसके अंदर महारस और धातुओं को जो पुट दिया जाता है उसे हम लोग महापुट कहते हैं। कुकुट पुट में क्या होता है, 2 वलियस गहरा गड्ढा, जिसके अंदर आधे भाग में उपले, फिर से पात्र रखना है, उसके ऊपर फिर से उपले। इन सब में ना आपको उपले अलग अलग है, जैसे 1500, 1000 एंड 500 है, कि जैसे नीचे 500 ऊपर 1000, इस तरीके से गजपुट, महापुट और कुकुट पुट, इस तरीके से आपको डिफरेंस है, ठीक है। फिर गौ में पुट और भूधर पुट। नेक्स्ट आते हैं कज्जली फॉर शॉर्ट,
मस्ट है ये भी। को गंधक आदि उपरस द्रव्यों के साथ अथवा किसी धातु के साथ द्रव में अच्छी तरह से जब मर्दन करते हैं तो जो काजल के समान चिकना चूर्ण बनता है, विद्वान उसको क्या बोल रहे हैं? कज्जली, कजलंबिका। ठीक है। पारद एवं गंधक की जो कज्जली अनेक रसों में विशेष रूप से धातु मारण में भी उपयोग की जाती है। अनुपान विशेष से इसका अनेक रोगों में यूज होता है। रस तरंगिनी में इसको आमिक अनेक प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कज्जली के गुण की बात करें तो सहपान एवं अनुपान भेद से कज्जली अनेक रोगों में लाभकारी होती है। ठीक है। इसमें तीनों में दोष शांत होते हैं, पुरुष तब शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मात्रा है रस सिंदूर में, इसके समान प्रयोग में हम अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीग्राम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में, परपटी, जिससे रस परपटी, श्वेत परपटी, ये सारी आपसे सेपरेट शॉर्ट में भी पूछी जाती है। तो परपटी क्या है? जब हम शुद्ध पारद और गंधक को इक्वल अमाउंट में लेकर कोयले की अग्नि पर क्या करेंगे? उसको बिल्कुल पिघला के केले के पत्तों पर ना, दोनों केले के पत्ते ले पहले उसको लिक्विफाइड कर लिया, पारद और गंधक को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर लिक्विफाइड करने के दोनों केले के पत्ते पे लेप लगाकर उसको रखते हैं। फिर केले के पत्ते के ऊपर हल्के हाथ से क्या करेंगे? इसे प्रेस करेंगे। अब जब इसको गर्म कर लेंगे तो वो पपड़ी बन जाएगी। ठंडा होने पर इसे इकट्ठा करेंगे और यही पपड़ी क्या कहलाती है? परपटी। ठीक है। नेक्स्ट इसका ये 3 प्रकार की बताइए, मृदु, मध्य और खर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृदु पाक अगर कम आग दिए, कम पाक हुआ, दैट इज मृदु। फिर मध्य देन खर। कल्प आदि सेवन में 2 रत्ती से 10 रत्ती इसको प्रयोग करते हैं। सुबह प्राय 1 से 2 रत्ती की मात्रा सभी रोगों में प्रयोग की जाती है। परपटी के गुण बताए गए हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट। गृहिणी, क्षय, कास, जलुदर, गुल्म, पुराना अतिसार, पांडु, भस्मक रोग, 18 प्रकार के जितने कुष्ठ हैं, लोह वृद्धि, प्लीहा वृद्धि और आमवात में क्या बताई गई है? हितकर। मृदु परपटी आसानी से टूट जाती है, मध्य पाक भी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो खर पाक है वो लाल या काली होकर चूर्ण सा बन जाती है। इसके सेवन काल में विशेष पथ्य का पालन बताया गया है। उपयोग एवं निर्माण विधि से परपटी अनेक प्रकार की बताई गई है। रोग अनुसार वर्णन किया गया। अनुपान में प्रायः हमें दूध, तक्र का प्रयोग करना बताया गया। सेवन के समय जो पथ्य द्रव्य है वो क्या है? सुपारी, अदरक, बथुआ, केला, पुराने चावल, दूध, ये सब पथ्य है। फिर हमें बताया गया पंचामृत परपटी क्या होती है। इसके निर्माण में शुद्ध गंधक 8 भाग, पारद 4 भाग, कांत लोहा 2 भाग, अभ्रक की मात्रा 1 भाग, ताम्र आधा भाग लेकर पहले पारद गंधक की कजली बनवानी है। फिर वो जो कजली है उसको एक एक करके भस्म मिलाकर जो घोटा जाता है, सभी के मिल जाने पर जो कज्जली पिघलाकर केले के पत्ते में जो हमने परपटी तैयार की थी वो तैयार कर लो, उसी को हम लोग पंचामृत परपटी कहते हैं। पंचामृत में मतलब 5 द्रव्य एक एक करके मिला लिए, फिर जो कज्जली बनी उसे सेम केलों के पत्तों पे हमने लपेटा, उसके बाद उसे गर्म करके फिर ठंडा करके प्रेस करके जो सुखाकर उसमें से निकलेगी, दैट इज परपटी। 2 रत्ती से 8 रत्ती तक बताई गई है। इसका उपयोग क्या सभी प्रकार के साध्य असाध्य रोगों में यूज होती है। उत्तम लाभकार किसमें? गृहिणी, अतिसार, मंदग्नि, वमन, ज्वर, क्षय, रक्तपित्त आदि रोगों को नष्ट करती है। जरा, बलि, पलित नाशक एवं नेत्र रोग हर होती है। रस परपटी के समान पथ्यापथ्य बताए गए हैं। फिर आती है ऐसी ताम्र परपटी, स्वर्ण परपटी, उसके बाद व्योम, विजय परपटी। ये आपको यहाँ से रीड करना है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आ सकता है मेरे एग्जाम्स के, मेरे टीचर का तो पैटर्न है ये, इधर वो भैषज कल्पना का महत्व, विशेषता, ये सब पूछते हैं, या फिर रस शास्त्र का। तो यहाँ से आपको ये रीड करना है। फिर भारत का इसी में महत्व, चिकित्सा में क्या उपयोग है, ये बताया गया। नेक्स्ट आपको रस शास्त्र की जैसे विशेषताएं क्या है, कि अल्प मात्रों में प्रयोग करा जाता है, ग्रहण से में अरुचि ना होने से यूजफुल है, रोगों का नाश करने वाला योगों के द्वारा, लंबे समय तक इसको रखते तो वीर्य इसका बना रहता है, पोटेंसी बनी रहती है, शीघ्र पाचन द्वारा और बिना पचे भी शरीर में प्रसारित करने के कारण, सद्य प्रभावकारी होने से, वैद्य को यश प्राप्ति करवाने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन लाभ कराने वाला, काश औषधियों को रस शास्त्रीय द्रव्यों के संयोग से कई वर्षों तक रखा जा सकता है, दुसाध्य एवं दुष्चिकित्सा रोगियों में भी गुणकर होता है, जरा निवारण एवं आयु वृद्धि करवाता है और निरापद होने के कारण। तो ये देखो ये क्वालिटीज है। शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट्स आप याद करके लिख के आ सकते हो। फिर यहाँ पे भारत का ही महत्व वर्णन करा गया है। पूरा लॉन्ग आंसर आएगा, इससे आप यहाँ से पूरा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लो, 15 नंबर का, 10 नंबर का, जो भी आपका आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में भारत के बारे में ही है कि कंचुक दोष क्या होते हैं। इन्हीं को हम उपाधिक दोष भी कहते हैं। ये मैंने अलग से पारद दोष में भी पढ़ाया हुआ है। ये संसर्ग या संपर्क में पारद में मिलते हैं। उपाधिक दोष कहते हैं सामान्यतः रस ग्रंथों में परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और दुहांशी। ये क्या है हमारे कंचुक दोष।
किंतु रस शास्त्र समुच्चय में भूमिज, गिरिज, वारिज, दो नागज, दो वंगज, ऐसे 7 प्रकार के उपाधिक दोष बताए गए हैं। इनमें जो भूमिज दोष है, खनिज मिट्टी के द्वारा उसी प्रकार के दोष आते हैं। खनिज में पर्वतीय पाषाण अंशों के कारण आते हैं गिरिज दोष उत्पन्न हो गए। और खानों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के अगर जलीय, लाइक अगर वाटर से रिलेटेड है, तो उसको हम वारिज बोलेंगे। नागज और वंगज फर्दर 2-2 प्रकार के यौगिक और उपाधिक दोष बताए गए। कंचुक दोष 7 होते हैं, जैसे कि ऊपर बताए गए। पारद में मिश्रित नाग, वंग आदि धातुओं, जब हमें ऑक्सीजन से अलग, मतलब क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन वगैरह, उसमें जब दोष उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग उपाधिक दोष कहते हैं। तो बेसिकली पारद के जो दोष है ना, वो आपको लिख कर आना है। इसमें अलग अलग जो क्लासिफिकेशन बताया है। एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राही अग्राही पारद क्या होता है? तो अंदर से नीली झाई देने वाला, बाहर से उज्जवल, मध्यान्ह सूर्य की तरह प्रकाशित, पारद चिकित्सा कर्म में जो ग्राही है तथा धूम वर्ण का है, पांडुर एवं चित्र विचित्र स्वरूप वाला है, वो पारद जो होता है वो ग्राही होता है। ठीक है, कि जिसके अंदर ब्लू लाइंस आए, मध्य में सूर्य की तरह प्रकाशित, चिकित्सा कर्म में, वो तो ग्राही है। और जो धूम वर्ण वाला है, पांडुर है, चित्र विचित्र स्वरूप वाला है, वो क्या है? अग्राही बताया गया है। फिर कुपिपक्व रसायन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो कांच की कूपी लेते हैं उसमें पारद आदि द्रव्य को अग्नि में जो हम पाक करके औषधि तैयार करते हैं, उसे हम कुपिपक्व रसायन कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से आपको जो याद रखना है, रस की गतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। बेसिकली पारद की गतियां बताई गई हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है? जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति और लास्ट इज जीव गति। इसे भी यहाँ से रट लो। ठीक है, जल गति क्या होती है? जब स्वेदन आदि क्रियाओं के बाद जो बारव है उसको द्रव में प्रक्षालन करते हैं, इसमें जल के साथ सूक्ष्म कणों के रूप में पारद बह जाता है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, जो पारद जितना हमने अमाउंट लिया है ना, वो कुछ ना कुछ फॉर्म में ना लॉस हो रहा है। तो जो लॉस ऑफ पारद इन द डिफरेंट फॉर्म्स, कि जिस डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से, उसे हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग गतियां। तो जल गति में क्या हो रहा है? पारद जो हम वॉश कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा स्वेदन के टाइम पे पारद जल के साथ बह जा रहा है। तो जल आदि में प्रक्षालन के बाद उस जल में एकत्र करके अग्निताप करके इसको वापस द्रव्य को सुखा के फिर उत्पन्न किया जाता है और पारद पात्र में रह जाता है, जिसे शेष पारद मिला देते हैं। हंस गति क्या होती है? मर्दन करने के टाइम पे जब पारद कुछ इतने सूक्ष्म कण भी हो जाते हैं जो धोए जाने वाले जल पर तैरते हैं और बैठते नहीं है। ठीक है, अतः पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी सूर्य किरणों में रखकर क्या होता है, यहाँ पे पारद सुखाने के लिए रखा जाता है। उष्ण किरणों के बाद वो पारद क्या उड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसे हंस गति कैसे कहते हैं? जैसे हंस उछलता है ना, उस तरीके से, जैसे हंस की वॉक है उससे ये रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे जो पारद है वो उड़ जाता है, इसी वजह से इसको हंस गति कहते हैं। मल गति में क्या होता है? संस्कारों में जो पारद को अनेक प्रकार की औषधि कल्प से मर्दन कर रहे हैं, तब जब हम लोग उसको वॉश आउट कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं अलग अलग कल्पों द्वारा, तो पारद भी काले मल के रूप में उनके साथ ही चला जा रहा है। तो जो पानी आदि की सतह पर तैरता रहता है वही पारद की मल गति है। धूम गति में क्या? जब मूर्छन, उत्थापन, जारण वाले संस्कार करें तो हमने क्या करना है? तेज अग्नि देनी है। तो जो तीव्र अग्नि से जल आदि को कम होने के कारण जो जल बदलने आदि को असावधानी से या फिर हमने प्रॉपर उनका संधि बंधन नहीं करा, ठीक है, और हम उसका जारण कर रहे हैं, पारद फिर क्या? धुएं के रूप में जो गति निकलती है, दैट इज धूम गति। जीव गति के जिस तरह शरीर से आत्मा की गति में कोई नहीं जानता कब हुई, क्यों हुई, कोई रीजन ही नहीं है, हमें तो बस मृत होने के बाद ना आत्मा का ज्ञान हो पा रहा है। उसी प्रकार पारद में कुछ अज्ञात कारण से पारद उड़ जाता है, जिसको हम लोग जीव गति कहते हैं। तोलने के बाद पता चलता है कि लाइक वो कम हो चुका है। इसको रोकने के लिए अवरोधक मंत्र, शिव आराधना, भैरव भैरवी आदि की पूजा, सिद्धों का स्मरण करना बताया गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है शॉर्ट में। रस सिंदूर का निर्माण, घटक, मात्रा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रस सिंदूर बहुत बार आया हुआ है तो आपको मस्ट है। रस सिंदूर के निर्माण के लिए हमें पारद 200 ग्राम्स और गंधक भी 200 ग्राम्स लेना होता है। फिर उसके बाद हमें वालू का यंत्र, काचकूपी यंत्र और उसके बाद बालू, लोहे की शलाका और कपड़ मिश्र इसकी जरूरत पड़ती है। ये उपकरण है। फिर हमें क्या करना होता है? जो बालू का यंत्र है उसको कपड़ मिट्टी करी हुई जो बॉटल है वो हमें लेनी है। फिर उसके अंदर हमें वही पारद और गंधक की जो कज्जली बना के उसमें फिल कर देनी है। फिर हमें उसका ढक्कन बंद करना है और बहुत अच्छे से सील अप करके इसे बालू का यंत्र में रखना है। और बोतल के जो मुख है उसके 2 अंगुली नीचे तक बालू का भर देनी है, मतलब वो पूरी कवर हो जाए, सिर्फ उसका ऊपर की नाक बचे बोतल की। प्रारंभ में हमें मृदु अग्नि, 1 घंटे बाद उसकी अग्नि को बढ़ाते रहना है और बोतल का जो मुख है उसे खोल देना है। दूसरे घंटे बाद जब हम अग्नि बढ़ाएंगे तो मध्य अग्नि आ जाएगी। फिर इसके बाद अग्नि और तीव्र कर देंगे और बोतल से जब धुआं निकलने लगेगा तब लोहे की शलाका मुख में चलाते रहनी है। 8 घंटे बाद जो बनेगा दैट विल बी रस सिंदूर, उसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तब बोतल से जाने वाली लपट कम होने लगती है और जो तीव्र अग्नि है उसको हमें 1 घंटे तक और देना है। फिर मुख पर ताम्र पात्र रखना है, उसके
उसके ऊपर बिल्कुल कवरिंग पे, मुख के नेक पे जो है, फिर पारद का कर्ण उसमें चिपकने लगेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, रस सिंदूर वहां से ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पारद जारण गंधक जारण के प्रकार ये सब। तो गंधक जारण में विभिन्न विधियों के द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण करने, जो डाइजेस्ट करने की उसकी पार होती है, उस विधि को हम जारण कहते हैं। अष्ट संस्कारित जब हम पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करने के लिए गंधक को जारण, उसको जीर्ण किया जाता है। 6 गुना गंधक जीर्ण करने पर हमें रोगनाशक एवं रसायन गुण मिलते हैं। फिर पारद जारण, पारद को गालन पातन आदि क्रियाओं के द्वारा जब ग्रास की, अभ्रक, स्वर्ण आदि से जीर्ण करते हैं तो उसे हम पारद जारण कहते हैं। पूर्व अवस्था में अर्थात पारद की मात्रा एवं भार उसमें भी नहीं बढ़े, यही पारद का जारण कहलाता है। अपनी जो पूर्व अवस्था है उसी में रहे, ना वो ज्यादा बढ़े ना उसका लॉस हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि रस रत्नाकर समुच्चय में लिखा है, ग्रास को मतलब धातु आदि को जब हम पारद में डालते हैं, फिर उसे द्रवीभूत करना, उसको पारद में पूर्ण रूप से जब पूरे अच्छे से मिल जाए कि वो सेपरेट ना हो पाए, तो उसको हम जो जारण संस्कार बताया गया है, ठीक है। ग्रास पीर्ण एवं विलीन होने के कारण जारण होता है, और ये 2 प्रकार का सम्मुख और निर्मुख जारण के टाइप्स इसमें बताया गया है। फिर मूर्छन और मूर्छना में क्या और कज्जली, इसका क्या वर्णन है। तो मूर्छन एक तरीके का संस्कार है पारद के अष्ट संस्कारों में से। इसमें मर्दन संस्कार में बताई क्षार एवं अम्ल द्रव्य वाली औषधियों को पारद में घोटकर नष्ट पिष्ट करके जो सूक्ष्म चूर्ण बनाए जाते हैं, उसी को हम मूर्छन कहते हैं। और इसके बाद जो पारद में मिले नाग वंग आदि दोष जो है वो दूर होते हैं। मूर्छना क्या होती है, जब गंधक, शुद्ध गंधक और पारद शुद्ध लेकर अच्छी तरीके से ट्राइचूरेट मर्दन करने के बाद पारद अपनी जब गुरुता, चपलता इन आदि गुणों को छोड़ देगा, तो उसमें जो काले रंग का जल के समान चूर्ण उत्पन्न होता है, जैसे हम कज्जली भी कहते हैं, वो मूर्छना संस्कार के द्वारा उत्पन्न होती है। 2 प्रकार का, सागंध और निर्गंध। कज्जली अभी बताया, पारद और गंधक का अच्छे से ट्राइचुरेशन करके जो कृष्ण वर्ण का चूर्ण उत्पन्न होता है, दैट इज कज्जली। मुगध रस क्या होती है, जब हिंगोलुत पारद 1 भाग और खटी का चूर्ण 2 भाग लेकर जो खटी का जल में घोलकर खरल कर लेते हैं, तो उसमें जो बारीक कपड़े से हम छानते हैं, तो पानी निथार कर सूख कर इसके साथ पारद का जो मर्दन करके जो चूर्ण बनता है, दैट इज मुग्ध रस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 18 संस्कार जो बताए गए, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमन, संदीपन, ग्रास, फिर उसके संचारण, गर्भगत द्रुति, उसके बाही द्रुति, पारद, जारण, राग, सारण, संक्रामण और भेदकरण और शरीर योग, ये 18 संस्कारों का वर्णन है। फिर आते पारद गति, मैंने सारी बता दिया। पारद के बंध, इसे भी रट लो, एटलीस्ट नाम याद होंगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। 25 बंद क्या है, हट बंद, आरोड बंद, आभास बंद, क्रियाहीन बंद, पिष्टिका, शार, खोट पोट, कल्क, उसके बाद कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, श्रृंखला, द्रुति, बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, ये वह अनुसार है, बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध। फिर उसके बाद मूर्ति बंद, जल बंद, अग्निबंद, सुसंस्कृत बंद और महाबंद, ठीक है। फिर पारद के बंद और उसके जो गुण है उसके बारे में लिखना है। तो पारद में कौन सा है, चंचलता वाला दोष होता है, दुर्गहित्व मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आता, चपलता, चंचलता, ये सब उसके दोष है। इन्हीं 2 दोषों को जो हम दूर करते हैं, उसके लिए जो बंद करते हैं, दैट इज सेड टू बी बंद संस्कार। और ये विभिन्न क्रियाएं 25 प्रकार की बताई गई है। फिर कुछ ग्रंथों में जलू का बंध भी बताया गया है, यह स्त्रियों के मान मर्दन के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः सामान्य भाषा में पारद को बांधने की तरह ही रसबंध, इसके द्वारा पारद से अनेक क्रिया कराई जाती है, उसमें हेल्पफुल रहता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हिंगुलुत पारद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी रटना है। तो कुछ विद्वान विद्याधर यंत्र को कुछ अधःपातन ऊर्ध्वपातन यंत्र से जो पारद निकालने का उल्लेख करते हैं, ड्रमरू यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, एक मजबूत चौड़े मुख मिट्टी वाली हांडी लेनी है, इसमें हिंगुल को, दैट इज सिनेबर, HGS होता है, उसमें पारद मिक्स है, मरकरी उसके अंदर विद सल्फर। तो हिंगुल को नींबू आदि में घोटकर नीचे वाली हांडी को जब हम लोग आग देंगे, एक तरीके से पहले संधि बंधन कर लेना है, इसमें चूल्हे पर चढ़ा देना है। नीचे आग लगाने के बाद जब हिंगुल से पारद सबलाइम होगा, ऊर्ध्व गति की ओर ऊपर बढ़ेगा, तो ऊपर जो ढकी हुई हांडी है उसमें वो इकट्ठा होना लगेगा। उसके ऊपर हमने एक पानी की कटोरी रख दी, गर्म होने पर बदलता रहता है, ठंडे होने से ऊपर आया हुआ पारद जो है उसमें चिपक जाएगा। फिर हिंगुल की मात्रा के अनुसार हमें 8 से 24 मिनट तक अग्नि देनी है। शीतल होने पर ऊपर की हांडी में चिपका हुआ पारद जो उसे निकाल लेना है। अधःपातन में ऊपर की हांडी में हिंगुल होगा, नीचे की हांडी में हमें पानी भर के संधि बंधन करना है। तो नीचे की ओर जो जमीन पर गिरेगा, दैट विल बी ऊपर से वो नीचे की तरफ सबलाइम होगा, तो उसे हिंगुल से हमें पारद को अलग करने ही हिंगुलित पारद कहलाएगा। और शीतल होने पर इसे निकाल देना, ये पारद क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर आते हैं रस पुष्प के घटक एवं इसका उपयोग और सत्वपातन। तो इसके निर्माण में हमें पारद, सैंधव, शुद्ध कासीस, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद काच कुपी में इसी को वही वालुका यंत्र द्वारा तैयार किया जाता है। फिर क्या है, ये मल रूप, इसमें पित्थर, मूत्रल, व्रण शोधक, कृमि, पुएहर, तीव्र विरेचक भी है, इसके गुण है ये। संक्रामक से फैलाने वाले जितने भी जंतु विषनाशक होता है, शरीर में बढ़े हुए तरल विशेषक जलीय भाग को सुखाते हैं, विसूचिका, कृषि, उसके बाद आपका कृमि होगा ये, उसके बाद हिक्का, फिरंग, उपदंश जैसे डिजीजेस में यूजफुल है। मात्रा इसकी 1/2 से 2.5 रत्ती बताई गई है। दांतों एवं जीभ से के लगाने से इसमें क्या हो जाएगा, हानि पहुंच सकती है। प्राचीन विधि से बताए गए प्राचीन विधि से बतासे में रखकर प्रयोग किया जाता है इसको। ठीक है, मलाई गुड़ में भी रखकर इसको खाया जाता है, फिर कैप्सूल की फॉर्म में से लेते हैं। सत्वपातन में वही क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग, द्रावक गण की औषधियों के साथ किसी भी धातु को घोटकर उसमें से जो द्रव निकलेगा, दैट इज सत्वपातन, जो मूल पदार्थ से अलग हो जाते हैं। सुवर्ण वंग और घटक और उसके निर्माण के 3 कष्ट शुद्ध वंग लेना है, फिर एक कढ़ाई में डालकर अग्नि पर तपाना है। जब वंग पिघल जाएगा तो उसे हमें खरल में रखकर क्या करना है, बराबर उसमें पारद डालकर तुरंत मर्दन करना है, जिससे ये पिष्टी के समान, पीठी के समान यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऑब्टेन होगा उसके अंदर हमें अम्ल द्रव्य से मर्दन करना है। कुछ समय बाद इसमें सैंधव नमक डाल के मर्दन करना है। फिर इसमें जो पारद के बराबर गंधक एवं नवसादर मिलाएंगे और अच्छी तरीके से जब कज्जली बन जाएगी तो कांच को भी में रख के वही कट जो हम लोग वालुका यंत्र में डालते हैं वैसे रखना है। ठीक है, शीशी से फिर जो धूम निकलने लगेगा उसके बाद हमें उसमें ठंडे शीशी से क्या करना है, उसे खुरच लेना है। तो सुवर्ण कण की जो समान प्राप्ति होती है उसे हम सुवर्ण वंग कहते हैं। इसके गुणकर्म यहाँ पे लिखे। फिर आपका ये वटी में एक इंपॉर्टेंट रहती है आरोग्य वर्धनी वटी, लोकनाथ रस, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आरोग्य वर्धनी वटी में क्या क्या है, पारद, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, सभी 1-1 भाग, त्रिफला 2 भाग, शुद्ध शिलाजीत 3 भाग, शुद्ध गुगलू 4 भाग, चित्रक 4 भाग, कुटकी, सभी को बराबर लेके पारद गंधक की कजली बनाकर भस्म एवं त्रिफला, कुटकी आदि का चूर्ण, शिलाजीत, गुगलू, इन सबको मिलाकर नीम पत्र स्वरस में 2 दिनों तक जो घोटकर बनती है, इसकी बेर के बराबर गोलियां बनानी है और इसको यूज करना है, दैट इज आरोग्य वर्धनी वटी। उपयोग क्या है इसका, मंडल कुष्ठ और अन्य कुष्ठ में, वात पित्त कफ ज्वर में 5वें दिन प्रयोग करके रस रत्नाकर समुच्चय में ऐसा लिखा है। पाचक, दीपक, हृदय और मेदनाशक, शुद्धावर्धक भी होती है। लोकनाथ रस क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक लेंगे, 1-1 भाग लेकर इसकी कज्जली बनाएंगे। इसमें 1 भाग अभ्रक, 2 भाग लोह भस्म, 2 भाग ताम्र भस्म, 3 भाग कोड़ी भस्म लेकर सभी को एकत्र मिलाकर क्या करेंगे, इसका गोला बनाएंगे और इसे शराब संपुट करेंगे। ठीक है, लघुपुट देंगे, उसके बाद स्वंग शीतल होने पर जो मिलकर निकाल कर पीस लेंगे तो जो बनेगा दैट विल बी लोकनाथ रस। इसका उपयोग गुल, मुदर रोग, प्लीहा, शोथ, जीर्ण ज्वर, पांडु, कामला और अग्निमांद्य में किया जाता है। इसका अनुपान क्या है, पीपल चूर्ण शहद से, गुड़, हरड़ या जीरे के चूर्ण से किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मकर ध्वज से। मतलब शोधित हमने जब स्वर्ण पत्र लिया है उसमें अष्ट संस्कार जब हमने 8 गुण पारद के बताया वो उसमें युक्त हो चुका है। फिर उसमें हमने 8 गुना पारद लिया, पाषाण खरल में उसका मर्दन करेंगे। स्वर्ण मिल जाने पे जब हम 16 तोला शुद्ध गंधक मिलाकर कज्जली बनाएंगे, इसे लाल जब कषाय के पुष्प स्वरस की मूल जो होती है या फिर एलोवेरा कुमारी स्वरस, इन दोनों के साथ 1 से 2 दिन हमें मर्दन करना है। सूखने पर इसकी कपड़ मिट्टी वही कांच कूप जो बताया कूपी खलव्यंत्र उसकी तरीके से बालुका यंत्र में डालकर लोहे पे चढ़ाएंगे। अब इसमें बेर एवं खदीर की लकड़ी से अग्नि देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद दोपहर तक मृदु अग्नि के बाद 6 घंटे फिर तीव्र अग्नि, फिर उसके बाद 6 घंटे मध्यम अग्नि देनी है। जब रोचन वर्ण का धूम इसमें से निकलना बंद हो जाएगा तब शीशी के मुख में क्या लगाएंगे, ढक्कन, ठीक है उसका, और उसके बाद चूना एवं गुड़ मिलाकर अच्छे से इसको बंद कर देंगे। फिर जब 6 घंटे बाद फिर से तेज अग्नि देंगे, इसके बाद बालू में शीशी सुवांग शीतल खुद हो जाएगी, तब निकाल के जो रक्त वर्ण का इसके अंदर जो उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, मकर ध्वज बन गया। स्वर्ण भस्म तले में रह जाती है और इसे भी निकाल के पीस कर एक पात्र में रखना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मकर ध्वज निर्माण विधि पे क्वेश्चन आते हैं। इसके गुण की बात करें तो ये कामदेव के समान सुंदरता इसमें आती है चेहरे पे, साथ में शरीर के अंदर जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और यथाविध जो मात्रा में बताया गया अलग अलग डिजीज में ये यूजफुल रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, शंखवटी, श्वास कुठार रस, वात विध्वंसन, इन रसों का निर्माण विधि है, या पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे लघु सूचशेखर रस पढ़ लेना। प्रवाल पंचामृत पिष्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसको अगर देखें तो प्रवाल पंचामृत में 2 भाग प्रवाल, मोती, शंख, शुक्ति, कोड़ी, सबका 1-1 भाग लेकर क्या करना है, इनको दूध में डालकर घोटकर इसका गोला बनाना है। फिर उसको शराब संपुट से गजपुट देने के बाद शीतल होकर जो निकलेगा उसे पीस लेंगे। इसका प्रयोग अफारा, उदर रोग, गुल्म, प्लीहा, काश, श्वास, अग्निमांद्य, वातज रोग, अजीर्ण
गृहिणी, हृदय रोग, प्रमेह, मूत्र विकार आदि रोगों में बहुत ज्यादा ये यूजफुल रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आनंद भैरव रस और हिंगुलेश्वर रस कामदूधा निर्माण लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए। तो इसके बारे में अगर हम देखें, आनंद भैरव रस क्या होता है, जब हमने शुद्ध इंगुल, शुद्ध मीठा तेलिया लिया है, यहाँ पे त्रिकुटा लिया है, फिर सुहागा, कील और शुद्ध गंधक, ठीक है। इसको लेने के बाद इसको पीस लेंगे, चूर्ण बना लेंगे। नींबू के रस में जब हमने एक प्रहरी से घोटा तो एक एक रत्ती का जो गोला बना है, इसे बना के क्या बन गया, ये आनंद भैरव रस। इसका सेवन काश, श्वास, अतिसार, संग्रहणी, सन्निपातज विकार, अपस्मार, वात व्याधियों में आदि में होता है। हिंगुलेश्वर रस फॉर वेरी शॉर्ट क्या करते हैं, शुद्ध पारद 9 भाग, हिंगुल 2 भाग, उसके बाद जयपाल 3 भाग, दंती मूल का क्वाथ एकत्र करके इसका मर्दन करना है। सूखने पर एक एक रत्ती का जो गोला बनाएंगे, उससे जो उत्पन्न होगा दैट इज हिंगुलेश्वर रस। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कि इसका यूज जो है मिश्री के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो विरेचन होकर जो ज्वर है वो चला जाता है। इसका अतिसार गृहिणी का दूसरा प्रकार जो है उसमें भी यूज किया जाता है। फिर कामदूजा रस क्या होते हैं, गिलोय सत्व 4 तोला, स्वर्ण ग्यारिक 1 तोला, अभ्रक भस्म रस 1 तोला। फिर इन सबको लेकर, इन तीनों को लेकर, ठीक है, क्या करना है, मर्दन करना है। 3 से 6 रत्ती इसको यूज करते हैं। पित्तज रोगों में उष्णता जन्य संबंध जो भी जैसे पित्तज विकार है, उन्माद, अम्ल पित्त, सोम रोग, इन सब में लाभकारी बताया। रक्त स्राव में काफी अच्छा वर्क करता है। जीर्ण ज्वर, दाह एवं पित्त ज्वर में भी ये बहुत उपयोगी है। इसमें मोती, प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति एवं कोड़ी भस्म मिलाकर तैयार करने से विशेष लाभकारी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण रस शास्त्र में अलग अलग द्रव्यों का। तो रस पारित में अगर बात करें, महारस, उपरस, साधारण रस। धातुओं की बात करें तो लोह, सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीस, वंग, वशद, यशद, ये ठीक है जिंक को बोलते हैं। तो ऐसी हमारी सप्त धातुएं होती है। महारस का मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है जिसके अंदर आपको ये लर्न करने के लिए सारे नाम, उससे बहुत 1 मिनट की ट्रिक भी नहीं होगी, सेकंड्स की है कुछ, अब याद कर लेना। अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, इसके अंदर और क्या आते हैं, विमल, और उसके बाद शीला जतु, सस्यक और चपल रसक। फिर उपरस में गंधक, ग्यारिक, कासिस, फिटकरी, हड़ताल, मनाशिला, अंजन और कंकुश। साधारण रस में क्या आता है, गौरीपशा, नफसादर, करपद, अम्बर, गिरी सिंदूर, हिंगुल और मूर्ध संग, ठीक है। ये सारे मैंने अलग से पढ़ाए हुए, आप एक बार चेक कर सकते हो। मिश्र धातु में पीतल, कांस, उसके बाद वर्तलोह, यहाँ पे बोला भी गया है कि जो होता है वो सुवर्ण, चांदी, साधारण लोह जो होता है वो ताम्र एवं लोह, पूती लोह नाग एवं वंग, और मिश्र लोह पीतल और कांस। उपधातु की बात करें, माक्षिक तुत, उसके बाद अभ्रक, नीलांजन, मनाशिला, हड़ताल और खरपर, और माक्षिक भी स्वर्ण और रजत। रत्न की बात करें तो माणिक, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गौमेद और वैडूर्य, दैट इज लशुन्या। फिर उपरत्न की बात करें, विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पेरोजक, स्फटिक, व्योमाश्म, भद्राश्म, कैशोयाश्म। फिर तृणकांत, परक, उसके बाद रुधिर, पुतिका, सौगंधिक, नागपाषाण, फिर अकीक, दुग्धपाषाण और गौदंती, ठीक है। ये उपरत्न। विष की बात करें, श्रृंगिक, उसके बाद कालकूट, वत्सनाभ, सक्तुक एवं पीत विष। उप विष में क्या क्या आएंगे, कलिहारी, कचूला, कनेरमूल, भांग, भिलावा, धतूर एवं अर्क, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर 7 तरीके के शीर, अर्क शीर, सुनुई शीर, लांगली, कनेर, गुंजा, हाइफेन और धतूरा, सामान्य 7 ये लिखे गए हैं, ठीक है। जिसके नेक्स्ट कॉमन 7 जो अगध में पढ़ते हैं ना, वो ये सारे विष है, अर्क शीर, सुनुई शीर, लांगली, कनेर, गुंजा और हाइफेन और धतूरा। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भस्म सिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट, ठीक है। इसमें भस्म सिद्धि के 4 लक्षण बताए जाते हैं। एक तो ठहरे हुए जल में हम भस्म डालेंगे तो वो तैरने लग जाए, जो मैंने बताया था वारितर जिसको बोलते हैं। सेकंड लक्षण है अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के बीच में रेखा पूर्ण हो जाए। फिर संभाग, जब चांदी व मधु में मिलाकर मूषा में जब हम तपाएंगे तो चांदी अपने मान में, मतलब ना बढ़े ना कम हो, तो मृत लोह हो, इसका थर्ड वाला है। और मित्र पंचक में जब हम मूषा में डालकर तपाएंगे तो भस्म में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसको आप पुनर्भवा भी बोलते हैं। दिस इज 4 थिंग्स विच यू हैव टू लर्न फॉर भस्म सिद्धि के लक्षण, ठीक है। फिर आते हैं मारण के भेद। नेक्स्ट मारण के भेद के, मारण विधि भेद से 3 प्रकार, पारद भस्म के साथ मारण करना उत्तम, वनस्पतियों के साथ मध्यम और गंधक के साथ हीन बताया गया। ये मैंने अभी पहले भी आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ग्राही अग्राही भस्म फॉर वेरी शॉर्ट, विधि पूर्वक बनी हो, जिसकी वारितर एवं रेखा पूरी तो परीक्षा कर ली गई हो, आप पुनर्भवा निरुत हो, वह ग्राही होती है। इन परीक्षणों में सही नहीं होने वाली भस्म आग्राही बताई गई है। अमृतिकरण हम पढ़ चुके हैं। उसके भस्म परीक्षा भी ऊपर 4 लक्षण बताए गए हैं। लोहितीकरण, मृतलोह और सत्वपातन, मृतलोह और सत्वपातन पढ़ चुके हैं। लोहितीकरण क्या होता है, भस्म को जब हम रंजित करते हैं, कलर करते हैं, तो शास्त्रों में अभ्रक भस्म का यूज बताया गया है, उसमें लोहित कलर वो देता है। तो अभ्रक श्वेत या कृष्ण 2 तरीके की बताई गई है, इसमें कृष्ण अभ्रक अच्छी मानी गई है।
इसकी भस्म बनाते समय वट दुग्ध वट जटा या फिर क्वाथ हरिद्रा स्वरस वजिष्ठा आदि के साथ जो मर्दन करके पूर्ण लाल रंग की भस्म तैयार होती है उसी को हम लोहितीकरण कहते हैं। मनाशिला के बारे में अगर पढ़े तो मनाशिला को मैनशिला, नेपालिक, मनोगुप्ता, मनोज्ञ, कनुटी ये भी बोला जाता है। इसके मनाशिला के प्रकार बताए गए शैमांगी, खंडवीरिका, उसके बाद खंड मनाशिला। इसमें पीली एवं भारी को शैमांगी कहते हैं और ताम्र के समान लाल व चमकदार को खंडवीरिका भी बोलते हैं। और जो मनाशिला शीघ्र चूर्ण बन जाती है उसको अत्यंत लाल रंग की होती है उसको खंड मनाशिला कहते हैं। परस्पर जो शैमांगी से कर्णवीर का श्रेष्ठ होती है और कर्णवीर से खंड श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ये बताया गया है। कांक्षी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। कांक्षी को हम स्फटिका, शुभ्रा ये सब भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र है इसका K2SO4 Al2SO4 24.H2O। ये रक्तस्राव को रोकती है। उपदंश में उत्तर बस्ती देने से मूत्र मार्ग में जो खून आना है वो बंद हो जाता है। योनि प्रक्षालन और शीतलता को दूर करती है। चीनी के साथ यथा मात्रा रक्त पित्त में काफी लाभकारी बताई गई है। गुलाब जल युक्त फिटकरी तरल को आंखों में डालने से जो पकना, बल, शोथ आदि दूर होते हैं। मोलश्री चूर्ण के साथ जो है मिलाकर दांतों पर मलने से दांत दृढ़ होते हैं। हड़ताल, हड़ताल दो प्रकार का बताया गया, पत्र एवं पिंड। याद रख लेना यहाँ से। जो पीले रंग का भारी स्निग्ध तथा छोटे वर्गों वाला होता है वह पत्र और यही उत्तम है। पिंड रूप में जो होता है वजनदार और हैवी होता है। पत्र से कम गुण वाला दैट इज जो आर्तव श्राव को रोकता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। स्त्री बोलते हैं इसके टुकड़े करके कपड़े की पोटली में कुष्मांड के स्वरस में, दिस इज इम्पोर्टेंट, दोला यंत्र विधि से जो हम स्वेदन करके 3 घंटे किसी भी नींबू या फिर घृत कुमारीन स्वरस में स्वेदन करके उष्ण जल में धोते तो ये शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे गंधक शोधन। तो गंधक शोधन के लिए हमें घी, अग्नि, दूध, वस्त्र एवं पात्र की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद प्रदीपिका में 2 में प्रथम विधि अधापातन बताई गई है। हांडी में दूध भरकर मुख पर मोटा कपड़ा बांधकर उस पर जब हम गंधक चूर्ण बिछा देते हैं, इसके ऊपर मिट्टी या लोहे का तवा रखकर हांडी से तवे का संधि मंथन करते हैं तो पात्र को गले तक जमीन में गाड़ दे। तवे पर जो कंडे हैं उसको आंच देनी है। इसमें जो गंधक पिघलकर हांडी के दूध में चली जाएगी, यही बिना घी के शोधन है। इसी प्रकार कपड़े बांधकर जो दूध पात्र में घी के साथ गंधक पिघलाकर गर्म करे और पिघलने पर कपड़े पर डाले तो दुग्ध जो है वो गंधक दुग्ध में जाकर शुद्ध हो जाता है और निकलकर गर्म पानी में धो लेना चाहिए। कासिस शॉर्ट के लिए मस्ट। मियाँ वाली जगह पे हीरा कासिस फिटकरी के साथ मिट्टी युक्त मिलती है, ठीक है, और इसे निकालकर शुद्ध करते हैं। इसको बनाने में भी प्रकार बताए गए। वर्तमान में मिलने वाले दानेदार कासिस कारखानों में लोहे पर गंधक माल इसी की क्रिया की जाती है, बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। वालुका के समान दानेदार होने से इसको वालुका कासिस भी कहते हैं। हरे रंग का होता है, कुछ समय हवा में रखने से हरापन इसका नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बनाने की हीरा कस से पुष्प कासिस बनाने की सरल विधि है, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखना है यहाँ पे कि 15 दिनों तक धूप में पड़े रहने से पुष्प कासिस ये बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रसंजन के निर्माण दारू हरिद्रा की मूल या फिर उसके टुकड़े करके यथाविधि क्वाथ बनाकर, क्वाथ बनने पर इसे हमने छान लेना है। अब इसकी कढ़ाई में डालकर पकाना है। पकते पकते जब ये गाढ़ा हो जाएगा उसे उतार के ठंडा कर लेना है और इसको बिछा लेना है। सूखने पर जो रसंजन उत्पन्न होता है उसी को रक्त शोधक और श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट विक्रांत फॉर शॉर्ट। सांजी, गौमूत्र या फिर कुलत के स्क्वाथ में सर्जिशार, टंकन, 5 नमक जो बताए गए हैं उसमें विक्रांत को पोटली में रखकर दोला यंत्र द्वारा 3 दिनों तक जो हम स्वेदन करते हैं, कुलथी क्वाथ में 3 दिन स्वेदन करने से विक्रांत शुद्ध बताया गया। इसका मारण क्या है कि शुद्ध विक्रांत के समान भाग को गंधक या नींबू स्वरस में घोटकर 8 बार गचपुट देना, इससे जो भस्म बनेगी वो इसका मारण होगा। कहीं कहीं घोड़े के मूत्र में तप्त विक्रांत को डालकर इसी में पीसकर पुट देने से भी भस्म निर्माण लिखा गया है। ये हीरे के स्थान पर कार्यकारी बताया गया है। स्वर्ण शोधन में 1 तोला हमने स्वर्ण लिया, उसका पत्र उसके अंदर रखकर सैंधव और ग्यारिक मिलाया, स्वर्ण ग्यारिक, उसके मिश्रण को स्वर्ण पत्रों में लपेट देना। फिर इसको संपुट कर कर हमें आधा प्रहर कोयलों में रख के भस्म बनानी है। इसी को हम स्वर्ण शोधन बोलते हैं। तो उत्तम हो जाते हैं। जो हमने स्वर्ण पत्र लिए उसको हमने सैंधव और ग्यारिक में मिश्रित कर लिया। स्वर्ण पत्रों पर क्या करा हमने, लपेट कर उसको संपुट करके आधा प्रहर कोयले में अग्नि में दमन करा, दैट इज यही पत्र जो है शोधित हो गया। मारण में शुद्ध स्वर्ण पत्रों को बिजोरे रस में घोटकर जो भस्म उत्पन्न करेंगे, पारद भस्म का लेप कर दे। अब इसे सराफ संपुट में रखकर पुट दे। यह विधि 10 बार रिपीट करने से जो भस्म बनती है वो इसका मारण है। महारस, उपरस, साधारण रस के नाम लिखने हैं तो आपको बताया, अभी मैंने बता दिया सारा। फिर अभ्रक के प्रकार, अभ्रक के जो अलग अलग है, श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त, ये याद रखना 4 प्रकार का बताया गया। ताप क्रिया के आधार पर पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिनाक अग्नि पर तपने पर धनुष की तरह मुड़ने वाला होता है, इसलिए इसको पिनाक बोल रहे हैं। अग्नि पर तपने पर जो सांप की तरह होता है, फुंकार वाली ध्वनि से उत्पन्न होता है, उसको नाग बोल रहे हैं। जो मंडूर दैट इज मेंढक के समान उछलता है, मंडूक। और जिसे अग्नि पर ताप करने पे तो कोई विकृति ना हो और जिसके पत्र अलग हो जाए, वो वज्र है। ठीक है, तो ये 4 तरीके से आपको ये याद रखना है। यहाँ पे वैदिकरण बता दिया। फिर आपको यहाँ और क्या याद रखना है? माक्षिक शोधन। माक्षिक चूर्ण को आयरन तेल में या बिजोरा स्वरस में स्वेदन करना है। फिर केले के कंद स्वरूस में इसका स्वेदन करने से माक्षिक क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, जिसको हम ZnCO3 भी बोल रहे हैं। शीला जतु, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। तो शीला जतु शैल्य, शीला निर्यास, उद्भिज, गिरिज, अंग्रेजी में इसको मिनरल पिच भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति स्थान कश्मीर, उत्तरांचल, अल्मोड़ा, भूटान, तिब्बत, नेपाल बताई गई है। यह पर्वतीय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका स्राव उत्पन्न होता है जिसमें विभिन्न खनिज और धातुओं के अंश होते हैं। शास्त्रीय मत से ग्रीष्म ऋतु में जब सूरज तेज गर्मी द्वारा विशाल शिलाओं में खंडों में मध्य लोहा आदि अंशों में जब उसको द्रवित कर देता है, तो उन शिलाओं से उत्पन्न क्या होता है? शिलाजित होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर इसके प्रकार बताए गए। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, एक पर्वत से उत्पन्न होने वाला, दूसरा क्षारयुक्त भूमि से। ठीक है, फिर हमें बताया कि गंध के आधार पर गौमूत्र गंधी हो सकते हैं या दूसरा कपूर गंधी। फिर उसके बाद आपका गौमूत्र गंधी शिलाजीत भी 2 प्रकार का है, ससत्व और निर्सत्व। इसमें ससत्व ही उत्तम बताया गया है। फिर नेक्स्ट इसका जो शोधन है 2 प्रकार से बताया है, सामान्य और विशेष। सामान्य विधि से उष्ण जल द्वारा हमें शिलाजित के पत्थर को मसलकर शुद्ध कर लिया जाता है। विशेष विधि में हम त्रिफला, गौमूत्र, भृंगराज स्वराज इन सब की भावना देकर इसे शोधित करते हैं। अग्नि में डालने पर जिसमें धूम नहीं निकलता तथा फूल कर लिंग आकार हो जाता है, पानी में डालने पर जो घुलता नहीं है, वह श्रेष्ठ और ग्राही है। फॉर शॉर्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद जो अग्नि पर रखने से धूम देता है, पानी में घुलता है और जलाने पर लिंग आकृति ना हो, वही अग्राही होता है। माक्षिक के प्रकार एवं स्वर्ण माक्षिक का ग्राही स्वरूप लिखना है। तो माक्षिक 2 प्रकार का होता है, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक। ठीक है, कुछ आचार्य जो है इसमें कांस्य माक्षिक भी एक भेद बताया जाता है। अब आपको ग्राही स्वरूप की अगर हम बात करें तो जो माक्षिक बाहर से देखने पर स्निग्ध, गुरु, भारी हो, ठीक है, नीली रेखा वाला हो, चमक वाला हो, कसौटी पर रगड़ने पर स्वर्ण दिखे, वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्राही। और कहीं कहीं पे स्वर्ण चमकीला होता है, कौन रहित हो, उसे हम उत्तम भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ना एक बहुत अच्छा अंजन के ऊपर भी आते हैं, तो पुष्प अंजन किसे कहते हैं? फिर उसके बाद आपका ग्यारिक शोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस अंजन का निर्माण, हिंगुल शोधन, अंजन के प्रकार और सोमल शोधन। तो पहले पुष्प अंजन किसे कहते हैं ये अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन इसके विषय में जो बताया गया कि कोई फूल जिसका अंजन के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है, पुष्पों से प्राप्त अंजन जिसमें हम कश्मीरी मधु को पुष्प अंजन कहते हैं। कुछ मत क्या बताते हैं कि पुष्प कासिस पुष्प अंजन है, क्योंकि इसे नैन औषध भी कहा जाता है, नेत्र औषध कहते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो पीतल का किट होता है उसको पुष्पंजन कहते हैं। इस तरीके के अलग अलग आचार्यों के अनुसार वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको ग्यारिक शोधन याद रखना कि ग्यारिक का चूर्ण किससे शोधन होता है? जब हम गौ दुग्ध में भावना देते हैं उससे वो शुद्ध हो जाता है, उसमें 7 भावना देनी होती है। रस अंजन का निर्माण जो बताया गया उसको हम यहाँ पर हमने जो पीछे पढ़ा है उसमें ऑलरेडी दे दिया। हिंगुल शोधन इंपॉर्टेंट है। तो हिंगुल शोधन के शास्त्र में अनेक विधियां बताई है, जैसे कि आप अदरक स्वरस में 7 भावना दे सकते हो, बड़हल के स्वरस में 7 भावना दे सकते हो, भेड़ के दूध में 7 भावना, इसके बाद या फिर कोई अम्ल औषधि के साथ 7 भावना देके वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो याद रखना है कि जो अंजन के प्रकार है वो क्या क्या रस रत्नाकर समुच्चय में बताए 5 प्रकार का। स्वस्त्रत में भी आपने पढ़ा होगा, सोवीर अंजन, रस अंजन, स्रोत अंजन, नीलांजन और पुष्प अंजन। जो सोवीर अंजन है वो धूम्र वर्ण का होता है, रस अंजन पीले रंग का होता है, स्रोत अंजन बाम्बी के शिखर के आकार का होता है, नीलांजन नीले कमल के समान रंग का होता है, पुष्प अंजन सफेद होता है। गंधक शोधन की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था। सोमल शोधन क्या होता है? उत्तम सोमल को लेकर बड़े करेले को चीर कर उसमें हमें सोमल भरकर रखना होता है और धागे से बांध देते हैं और शुद्ध जल में 3 घंटा स्वेदन करने के बाद ये शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे याद रखना है, उपविश वगैरह जो आपने अगध में पढ़े वो यहाँ पे आते हैं। ताम्र दोष की अगर हम बात करें तो अशुद्ध ताम्र का प्रयोग क्या होता है? आयु की शरीर की जो कांति है उसको नाश करेगा, बल और वीर्य का नाश करेगा, वमन मूर्छा उत्पन्न करेगा, कुष्ठ शूल उत्पन्न करेगा। आयुर्वेद प्रकाश में लिखा है कि विष में तो एक ही दोष है, किंतु जो अशुद्ध ताम्र है उसमें पूरे के पूरे 8 दोष देखने को मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। भ्रम, मूर्छा, स्वेद, क्लेद, वमन, विदाह, अरुचि, चिदभ्रम ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे पढ़ना है, अंदर आप ये वत्सनाभ, सोमल ये सब कुछ अगध में पढ़ चुके हैं। यहाँ से नवसागर की अगर हम बात करें, इसको हम चुल्ली का लवण भी कहते हैं, नवसाद भी कहते हैं, किटसार भी कहते हैं, इष्टि का लवण भी कहते हैं। इसके जो प्रकार बताए गए कि काष्ठ औषधियों को जब हम जलाते हैं तो क्षार विधि से प्राप्त करने पर मिल सकता है, या फिर ईंटों के भट्टों में जो राख होती है उससे भी ये उत्पन्न होता है। इसको हम NH2
H2Cl, अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। निर्माण विधि क्या है कि जो वानस्पतिक द्रव्य है उन्हें जब जला देते हैं उससे जो राख बनती है, या ईंटों को जलाने के बाद भट्टी में जो राख बनती है, पानी में घोलकर उसको निथारने के बाद जो पानी छाना जाता है, फिर उसे अग्नि पे पकाते हैं तो जो क्षार की उत्पत्ति होती है, दैट इज नवसादर। ठीक है, इसके गुण धर्म की बात करें तो त्रिदोष प्रकोपहर है, स्निग्ध होता है, साथ में सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करने वाला है, सूंघने से इससे मूर्छा दूर हो जाता है। अगर कोई फेंट हो रहा है, ऐसा सूंघा दिया जाए तो मूर्छित व्यक्ति सही हो जाता है। लघु पाचन, जठर अग्नि प्रदीपक, प्लीहर रोग का नाशक होता है। आदमन, श्वास में चिपके हुए जो कण है, कफ है, उसे निकालने में हेल्पफुल होता है, कफ को पतला करके बाहर निकालते हैं। कर्पदिका का पूर्ण वर्णन अगर हम करें तो कर्पद, वराट, वराटक, वराटी, वराटिका, कर्पदिका ये कहती है, और इसको हम कोड़ी भी बोलते हैं। और 3 प्रकार की होती है, पीली कोड़ी, सफेद और धूसर वर्ण की कोड़ी। ग्राही स्वरूप की बात करें तो जो कोड़ी लंबे वृंत की, स्वर्ण आभा वाली, पृष्ठ भाग में छोटी गांठ वाली, अथवा जिसको हम तोलने में 12 से 15 मास वाली हो, उसे हम उत्तम मानते हैं। जो भार में 4 मास हो वह मध्यम, और 2 मास वाली हम कहलाती है अधम, जो हीन मानी गई है। शुद्ध की हुई कोड़ियों को क्या करना होता है, शराब में रखकर दूसरे सरतव से ढकना है इसको, फिर कपड़ मिट्टी करने के बाद, संपुट बनाने के बाद गजपुट देना है अच्छे से बिल्कुल इसको, जिससे कि वो जब ठंडा हो जाए उसे निकाल लेना है। इससे क्या होता है, इस भस्म को खाने से ना दीपन, पाचन, उष्ण गुण बताए गए, नेत्र रोगों में सर्वहितकर बताई गई है। साथ में जो कान है उसमें उपयोगी, अग्नि मानदेय में उपयोगी बताई गई, ग्रहणी में, कंठमाला में, इस तरीके से ये उपयोगी बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और बात करते हैं। तो हिंगुल HGS होता है, तो भूगर्भ से जो पारद जब ऊपर को चला जाता है तब मिट्टी आदि के साथ मिल जाता है और इसको ही मोटा स्तर बन जाता है। यही रक्तविंड का मोटा स्तर हिंगुल कहलाता है। इसी से ऊर्ध्वपातन और अधोपातन के द्वारा हम क्या करते हैं, पारद को सेपरेट करते हैं। हिंगुल के प्रकार जो होते हैं इसमें शुक्तन, हंस, पाद वाला 2 तरीके से देखा गया है। इसको हम दरद, सिंगरफ, हिंदुल भी कहते हैं। उसके बाद आपको शोधन की बात करें तो हिंगुल को अदरक, स्वरस, लकुच, फल की साथ भावना देने से ये शुद्ध हो जाता है। सत्व पातन इसका ऊर्ध्व और अधव जो पातन हमने यंत्र यूज करा है उससे जो भारत के समान चमकीला सुंदर सत्व प्राप्त होता है वो इसका सत्व पातन की क्रिया के द्वारा मिलता है। इसके गुण और कर्म की बात करें तो ये संपूर्ण दोषों को नष्ट करता है, अग्नि को प्रदीपित करता है, साथ में श्रेष्ठ रसायन, सर्वरोगहर और वीर्यवर्धक भी होता है। उसके बाद अगर कुछ हम उपधातुओं की बात करें तो आयुर्वेद प्रकाश में अलग अलग उपधातु बताई गई है। धातु के जो गुण है उनके जो गुणों में मिलते जुलते अथवा समान गुण वाले जिन द्रव्यों जो मिलते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं। धातुओं के अभाव में इनको प्रतिनिधि रूप में यूज करा जाता है, जैसे कि स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक, तो कांसा, पीतल, सिंदूर और शिलाजीत। उसके बाद आते हैं शुद्ध लोह। शुद्ध लोह की बात अगर हम करें तो लोह आकर्षण ही धातु से लोह शब्द बना है, जिसको खोदकर निकाली गई सभी धातुओं को लोह कहा गया है। शुद्ध लोह सोना, चांदी, तांबा ये 4 शुद्ध लोह कहलाते हैं। ताम्र अमृतीकरण में ये आप छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से टाइप्स पढ़ना है। तो समस्त धातु के 2 प्रकार है, धातु एवं उपधातु, इनका वर्णन किया गया। इन्हीं लोह जिनको हम धातु बोल रहे हैं 3 प्रकार से, शुद्ध लोह, पूती लोह, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है मिश्र लोह। यहाँ पे अगर हम शुद्ध लोह की बात करें इसमें आपके जो गोल्ड, सिल्वर, स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांति लोह ये सब आते हैं। पूती लोह में आपका टिन और जिंक, दैट इज नाग एवं वंग, लेड और टिन आते हैं। उसके बाद आपका मिश्र लोह में क्या आता है, पीतल, कांस्य और वर्त लोह। इनका शोधन पूछा जाता है तो वंग शोधन कैसे करते हैं, लोहे की बड़ी कढ़ाई लेनी है, उसमें वंग को पिघलाकर मिट्टी के घड़े में हल्दी के प्रक्षेप को देना है, निर्गुंडी स्वरस उसी में डालना है, ऊपर के छेद पर ढक्कन रखना है। अब उसके बाद ये विधि 3 बार करने से वंग शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ताम्र भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे, किसी भी विधि से बनाई ताम्र भस्म को क्या करना है, दही के पात्र में 13 घंटे रख देना है। यदि दही में नीलापन दिखाई दे रहा है तो भस्म ठीक प्रकार से नहीं बनी है, ये आपको जानना है। अगर सूर्य की किरणों में रखोगे और यह निश्चंद्र दिखाई दे तो शुद्ध समझना चाहिए। जिसके प्रयोग में वांति भ्रांति ना हो वो शुद्ध है। और पीतल बर्तन में रखने पे नीला रंग नहीं होना शुद्ध के लक्षण है। तीक्ष्णता नहीं होनी चाहिए तो वो शुद्ध है। अभ्रक भस्म की बात करें तो बड़ जटा क्वाथ की भावना वाला अभ्रक ग्यारिक रंग का होता है तथा गंगेरिन और नागर मोथा बड़ दूध एवं हरिद्रा स्वरस में भावना देने से ये लाल रंग का हो जाता है और इसको शुद्ध भी माना गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट जो याद रख, जैसे धातु का वर्गीकरण विभिन्न ग्रंथ अनुसार सारलोह, सत्वलोह, पूतिलोह मैंने अभी बताया वही है। उसके बाद असेंद्र चूड़ामणि ने इसको शुद्ध लोह, पूतिलोह और मिश्र लोह बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि तंत्र सारलोह क्या है, जिसमें सुवर्ण और रजत आते हैं। पूतिलोह रस हृदय ने बताया। नाग और वंग
नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो याद रखना है, प्रवाल के लक्षण क्या है कि पके हुए बिंबी फल के समान वर्ण वाला हो, गोल हो, सरल हो, लंबा हो, दाग रहित हो, ये सब इसके लक्षण है। वैडूर्य के लक्षण बताएं। वैडूर्य कालापन लिए हुए सफेद रंग का, सम आकार का, स्वच्छ, वजनदार, चमकीली रेखाओं वाला होना चाहिए, अभ्रक के समान दिखाई दे, वो उत्तम माना गया। हीरक दैट इज डायमंड, उसके क्या है, वज्र 3 प्रकार का बताए, पूर्ण वज्र, स्त्री वज्र और नपुंसक। लक्षण की दृष्टि से जिन वज्र में 8 कोने, 8 फलक तथा 6 कोण हो, वो अत्यंत चमकता हुआ इंद्रधनुष के समान प्रकाश की शोभा दिखाई देता हो, हल्का हो, वह क्या होता है, पूर्ण वज्र। ठीक है, ये आपको बताएगी। नेक्स्ट यहाँ पे रत्नों का सामान्य शोधन आपको जो याद रखना है वो क्या है, जैसे माणिक्य अम्लिकी स्वरस के अंदर, मोती जयंती स्वरस में, 3 मूंगे का क्षार वर्ग के घोल में, या फिर पन्ने का गौदुग्ध में, पुखराज का कुल्थी क्वाथ में, हीरे का चौलाई रस में बताया, नीलम का नीली स्वरस में, गौमेद का गौरोचन के क्वाथ में, वैडूर्य का त्रिफला में। इस तरीके से स्वेदन करने से क्या होता है, सामान्य शोधन होता है। और ये आपको याद रखना है यहाँ पर इसी पॉइंट को कि आपका रत्नों का सामान्य शोधन, और ये इंपॉर्टेंट है। रत्नों में क्या दोष देखने को मिलते हैं वो भी याद रखना है। सबसे पहले ग्रास, जब रत्न का आधा भाग क्या हो, अपारदर्शक होना। त्रास, जब रत्न के रंग में भिन्न रंग दिखाई दे, अगर कोई व्हाइट है उसकी जगह ब्लू दिख रहा है। बिंदु, जब रत्न में कोई कर्ण बिंदु जैसा दिखाई दे, दैट इज बिंदु। जलगर में उसमें कोई बुलबुले टाइप दिखाई दे, बुलबुले जल के, तो दैट इज जलगर। फिर रत्नों के नाम की बात करें, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, हीरा, नीलम, गौमेद, लहसुनिया, ऐसे अलग अलग नाम बताए गए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रह अनुसार रत्न के ऊपर, जैसे सूर्य ग्रह जो है दैट इज फॉर रत्न, उसका जो कोरिलेटेड है वो माणिक्य है। अगर हम चंद्र की बात करें तो उसका जो रत्न को रिलेटेड है दैट इज मोती। मंगल की प्रवाल, बुध पन्ना, गुरु की पुखराज, शुक्र हीरा, शनि के लिए नीलम और गौमेद, राहु और केतु के लिए लहसुनिया, ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है। इनके आभूषण की हम माला पहनते हैं, तो इस तरीके से उसको धारण करते हैं, तो इसका अलग अलग चीजें यहाँ पे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि जो ये शांति के लिए यूज होता है, बस एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। फिर सत्व पातन वगैरह मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मयूर बिच्छु सत्व क्या होता है, जब हमारा भूनाक सत्व पातन की एक विधि है जिसमें मोर के पंखों का अग्रभाग जो करते हैं उसको हम सत्व पातन क्रिया के द्वारा जो सत्व ऑब्टेन करते हैं उसे हम बोलते हैं आपका मयूर बिच्छु सत्व। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे रत्न पिष्टि। तो जब सामान्यतः रत्नों के अच्छी तरीके से पानी में धो लेते हैं तो उसके बाद जो पिष्टि तैयार होती है वो होती है। तो यहाँ पर उपरत्नों की बात करें तो क्या, विमल, सस्यक, तो अलग अलग जो हमें पढ़ने थे वो विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत। ठीक है, 3 तो ये है। फिर राजावर्त, उसके बाद पैरोजक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है स्फटिक, के 6 उपरत्न बताए गए हैं। उपरत्न का कुछ सामान्य शोधन भी बताया गया है, जैसे कि कुछ उपरत्नों का तो शोधन दिया ही नहीं और कुछ का गौमूत्र और जल के साथ दोहला यंत्र में शोधन करना, कुछ को आग में तपाकर तिफरा के साथ भी शोधन किया जाता है। ठीक है, गुलाब जल में दोहला यंत्र में शोधन करने से उपरत्न क्या होते हैं, शोधित हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है 6 उपरत्न के बारे में पढ़ना है, वो मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस भी डाले, आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको विष वगैरह जितने उपविष है वो अगध में आप पढ़ ही चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है जो आपका वो आ सकता है कि अगर नीलम क्या होता है उसके ऊपर आ सकता है। फिर रत्नों के श्रेष्ठ गुण पे आते हैं कि दुर्लभता, उसके बाद सुंदरता, कठोरता, टिकाऊपन और आकर्षक रंग के कारण ये जो 5 गुण है रत्नों को श्रेष्ठ बनाते हैं। रत्नों का जो सामान्य शोधन है वही अम्ल वर्ग के द्रव्यों के साथ हम करते हैं दोहला यंत्र के अंदर, तो रत्न क्या हो जाते हैं, शोधित हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक ये चीज याद रखोगे। फिर आपके पास आ सकते हैं कि शंख के उपयोग क्या क्या है। तो शंख जैसे भस्म अगर नींबू स्वरस के साथ यूज करते हैं तो अतिसार और जो ग्रहणी रोग है, बेहम ग्रहणी, उसमें लाभकारी होता है। त्रिकटु चूर्ण के साथ करेंगे तो अग्नि मानदेय को वो क्या करेगा, दूर करता है, तो वहां पर भी काफी यूजफुल शंख भस्म बताई गई है। फिर आपका थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, आम्ल की चूर्ण के साथ करोगे तो अम्ल पित्त में लाभकारी, और शंख भस्म अगर 5 लवण के साथ गुड़ में डालकर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, गुड़ में मिलाकर त्रिकटु के साथ सेवन करने में परिणाम शूल को नष्ट करता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में सुधा वर्गीय द्रव्यों से बनता है, तो उसके बारे में भी आपको पूरा सुधा वर्ग पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे सुधा वर्गीयों का द्रव्यों का जो शोधन है वो हम नींबू स्वरस, जयंती स्वरस आदि में यंत्र विधि से करते हैं। मुक्ता शुक्ति के अगर शोधन की बात करें तो किसी भी अम्ल, नींबू, कांजी आदि दोहले यंत्र में 3 दिन तक अगर हम उसको भावना देते हैं तो उसका शोधन हो जाता है। फिर ऐसी कर्पदिका का शोधन, उसकी ग्राही अग्राही की अगर बात करें तो वही दोहला यंत्र में फिर से कांजी डालकर उसमें कोड़िया डालने से शोधित वो हो जाती है। और उसके बाद हम उसकी भस्म बनाते हैं तो क्या करेंगे, उसका मारण करेंगे, तो उनकी कोड़ियों को श्राप संपुट करने के बाद गजपुट देके उनका भस्म बना के ठंडा करके उसे निकाल के वो हो जाता है उसका शोधन के बाद मारण। फिर ग्राही अग्राही की बात करें तो जो कोड़ी लंबे वृंत वाली है, पीले वर्ण वाली है, छोटी गांठों वाली है, ये सारी की सारी ग्राही मानी गई है, उत्तम मानी गई है। अराउंड हो तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुधा वर्गियों में द्रव्यों के नाम लिखने को आएगा। तो आप सुधा, खटिका, गौदंती, मृगश्रृंगी, शुक्ति, शंख, शुंभु, वसुधा, समुद्रफेन, कर्णपुष्ट और उसके बाद आपका कुकुट एंड त्वक लिख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है भद्राश्रम का शोधन। तो जिसमें बेर पत्थर या हजरत बेर भी इसको कहते हैं, इसको अग्नि पर तपाकर मूली के स्वरस के साथ भावना देकर ये क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर मारण क्या है, इसका मूली स्वरस की भावना देकर उसके बाद इसको संपुट और गजपुट देने के बाद 7 बार भस्म तैयार की जाती है। गौदंती का क्या है कि जो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, गौदंती में नींबू, उसका स्वरस से भावना देंगे, स्वेदन विधि के अंदर दोहरा यंत्र में स्वेदन देने के बाद ये शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ब्रीफली मैं एक बार भैषज के मेन क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आपको गो थ्रू करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर।